नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके सोचने का नज़रिया बदल सकती है। अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ मिलती हैं वो कहानियाँ जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। आज हम बात करेंगे नेपाल के उस ऐतिहासिक आंदोलन की जिसे जेन ज़ी प्रोटेस्ट कहा गया। लेकिन यकीन मानिए, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन की कहानी नहीं है। यह है राजनीति के सबसे गहरे खेल की परतें खोलने वाली सच्चाई, और इसमें छुपा है वो खतरा जो कल को भारत के लिए भी एक बड़ी चेतावनी बन सकता है। तो दोस्तों, आखिर क्या है वो हकीकत जो हेडलाइंस में नहीं दिखती? इसमें छुपे हैं जियोपॉलिटिक्स के गहरे राज, और ये वीडियो खास इसलिए है क्योंकि आज आप जानेंगे हेडलाइंस के पीछे का असली सच, वो छुपा हुआ जियोपॉलिटिकल एंगल, और भारत के लिए क्यों है ये एक आंख खोलने वाली वार्निंग। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो आप आज जानेंगे वो आपको न सिर्फ चौंकाएगा बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देगा। अब जरा सोचिए, नेपाल की सड़कों पर आग लगी हुई है, छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है, संसद भवन पर हमले हो रहे हैं, पुलिस और आर्मी फायरिंग कर रही है, और जनरेशन जेड के युवा अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कारें जल रही हैं, नारे लग रहे हैं, और पूरा देश जैसे उबल रहा है। क्या ये सच में सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन की वजह से हो रहा है, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई और बड़ा खेल? क्या ये सिर्फ दिख रहा है, या पर्दे के पीछे कोई और ताकत काम कर रही है? आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। अब बात करते हैं उस ट्रिगर की जिसने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया। 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, लिंक्डइन, रेडिट, सिग्नल, स्नैपचैट, सब पर ताले लग गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि टिकटॉक पर बैन नहीं लगाया गया। सारे ऐप्स बंद, लेकिन टिकटॉक चलता रहा। क्या यह महज इत्तेफाक था, या फिर जियोपॉलिटिक्स का कोई मास्टर स्ट्रोक? सोचिए, जहां बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लोगों की आवाज का सबसे बड़ा जरिया है, वहीं टिकटॉक को चलने देना क्या किसी बड़े गेम का हिस्सा है? क्या ये किसी बाहरी ताकत की चाल थी, या सरकार की कोई रणनीति? आपके हिसाब से क्या वजह हो सकती है? सोचिए और हमें बताइए। जैसे ही ये बैन लागू हुआ, नेपाल की जनरेशन जी का गुस्सा फूट पड़ा। युवा सड़कों पर उतर आए, बस सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके फेवरेट ऐप्स बंद हो गए, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगा उनकी आवाज दबाई जा रही है। वे कह रहे थे, करप्शन बंद करो, ऐप्स नहीं। विरोध प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, वाटर कैनन छोड़े गए, रबर बुलेट्स, आंसू गैस, और नतीजा 19 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 12 साल का बच्चा भी शामिल था। 342 लोग घायल हुए। सोचिए दोस्तों, ये सब सिर्फ ऐप्स के लिए था, या ये उस सालों से जमा गुस्से का नतीजा था जो अब फूट पड़ा? अब जरा नेपाल के समाज की 2 अलग अलग तस्वीरें देखिए। एक तरफ आम नेपाली परिवार अपने बेटों की लाशें रूस से वापस ला रहे हैं, जिन्हें बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश जाना पड़ा, और जो अब कभी घर वापस नहीं आएंगे। दूसरी तरफ सरकारी मंत्रियों के बच्चे टिकटॉक पर अपने महंगे गुच्ची बैग्स और मर्सिडीज कारें फ्लॉन्ट कर रहे हैं। टिकटॉक पर है नेपो किड्स और नेपो बेबी जैसे हैशटैग वायरल हो गए। आम आदमी का गुस्सा और बढ़ गया। क्या आपको लगता है यही इनइक्वालिटी कल को भारत में भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है? क्या हमारे यहाँ भी सेम अमीर कमजोर गैप इतना बढ़ सकता है कि युवा सड़कों पर उतर जाएं? अब बात करते हैं नेपाल की आर्थिक हालत की, जो इस बैन के बाद और भी बुरी हो गई। सोचिए, नेपाल की जीडीपी का 40% हिस्सा टूरिज्म से आता है। जब इंटरनेट ही बंद हो गया तो टूरिस्ट्स देश से कट गए। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफे सब बंद। ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग, स्टूडेंट्स की पढ़ाई सब ठप। विदेश में पढ़ रहे नेपाली छात्र अपने परिवारों से कट गए। सिर्फ एक पॉलिसी डिसीजन और पूरा देश जैसे अंधेरे में चला गया। क्या कोई सोच सकता था सोशल मीडिया के एक बैन से इतनी तबाही मच सकती है? अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब अचानक हुआ, तो जरा नजर डालिए पिछले कुछ सालों के साउथ एशिया पर। एक पैटर्न बन रहा है। पहले बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, फिर इंडोनेशिया में दंगे हुए, अब नेपाल में आंदोलन। हर जगह कहानी एक जैसी। पहले युवा उठते हैं, फिर दंगे होते हैं, और आखिर में सरकार बुरी तरह हिल जाती है। क्या यह सब नेचुरल है,
या फिर कहीं कोई हिडन हैंड है जो इन सबको पीछे से चला रहा है? क्या ये सिर्फ घरेलू नाराजगी है या कोई ग्लोबल गेम चल रहा है? अब बात करते हैं डीप स्टेट की, वो इनविजिबल पावर जो डेमोक्रेसी के पर्दे के पीछे से कंट्रोल करती है कि कौन सी सरकार चलेगी, कौन गिरेगी और किस देश का फ्यूचर किस दिशा में जाएगा। इतिहास में देखिए, चिली 1973, ईरान 1953, अफगानिस्तान 1980, हर जगह जब भी किसी सरकार ने अमेरिका या वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ जाकर अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की कोशिश की तो वहां क्राइसिस, कूप या फिर सिविल वॉर करवा दिया गया। CIA की इन्वॉल्वमेंट हर जगह दिखी, कहीं मीडिया खरीदकर, कहीं इकोनॉमी को क्रैश करके, कहीं मिलिट्री को फंडिंग देकर। तो क्या नेपाल में भी वही पुराना प्लेबुक दोहराया जा रहा है? अब एक एग्जाम्पल लीजिए, चिली 1973। वहाँ के प्रेसिडेंट ओल्लेंदे ने जब अपने देश के कॉपर रिसोर्सेज को नेशनलाइज करने की कोशिश की तो CIA ने पहले मीडिया को प्रभावित किया, फिर इकोनॉमी को डिस्टर्ब किया, आखिर में मिलिट्री कूप के लिए पैसा दिया। नतीजा, ओल्लेंदे की हत्या और 1990 तक डिक्टेटरशिप। क्या नेपाल में भी वही पैटर्न दिख रहा है? क्या यहाँ भी पहले सोशल मीडिया बैन, फिर स्टूडेंट्स का गुस्सा, फिर सरकार का पतन, फिर आर्मी की दखलंदाजी, ये सब एक प्री प्लान्ड गेम का हिस्सा है? अब सोचिए, अगर ये सब नेपाल में हो सकता है तो क्या भारत में भी ऐसा कुछ हो सकता है? अगर कल को भारत में भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बैन कर दिए जाएं तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी? आप क्या करेंगे? क्या आप भी सड़कों पर उतरेंगे या चुपचाप सब कुछ सह लेंगे? कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर आपके फेवरेट ऐप्स कल को बैन हो जाएं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अब भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल, एक नेबर और जो पॉलिटिक्स के बड़े खिलाड़ी के तौर पर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें नेपाल के डेमोक्रेटिक मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वहां लोकतंत्र और स्टेबिलिटी बनी रहे, या फिर हमें अपनी सीमाओं पर फोकस करते हुए नेपाल की इन समस्याओं से दूरी बनाकर अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए? ये सिर्फ नेपाल का नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का सवाल है, क्योंकि अगर एक देश में आग लगती है तो उसकी लपटें पड़ोसी को भी झुलसा सकती हैं। कमेंट्स में जरूर बताइए आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए। अब एक आखिरी बात, सरकार को गिराना कभी भी फाइनल सॉल्यूशन नहीं होता। अक्सर इससे नए प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं और देश और भी ज्यादा अस्थिर हो जाता है। हमें डीप स्टेट के ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। असली सॉल्यूशन है रिफॉर्म्स, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही। अगर जनता अपने सवालों के जवाब मांगती रहे तो सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। बदलाव लाना है तो सिस्टम के अंदर से लाना होगा, न कि सिर्फ सड़कों पर आग लगाकर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, क्या आपको लगता है कि जिस तरह भारत सरकार दिन प्रतिदिन देश को मजबूती से आगे बढ़ा रही है, वैसा ही नेतृत्व हमारे पूरे रीजन को स्थिरता दे सकता है? भारत आज तेजी से उठ रहा है, आर्थिक शक्ति में, टेक्नोलॉजी में और ग्लोबल लीडरशिप में। ऐसे समय पर भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ किस तरह की भूमिका निभानी चाहिए? क्या भारत को और मजबूत कदम उठाने चाहिए ताकि पूरा दक्षिण एशिया सुरक्षित और समृद्ध बन सके? याद रखिए, भारत का उदय सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के भविष्य के लिए अहम है। जय हिंद, धन्यवाद।